नमस्कार। श्री राम पीजी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं जे.आर. कडेला आज अपने ज्योग्राफी की क्लास में बात कर रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, कल हम पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले आपको बता दें कि जो आज हमारी ये क्लास हो रही है, ये क्लास है, ये है बीए थर्ड ईयर प्लस में बीए बीएड थर्ड ईयर और एमए फाइनल में इंडियन ज्योग्राफी का जो पेपर है उसके ऊपर अपने बात कर रहे हैं। तो हमारी जो क्लास शुरू हो रही है बीए थर्ड ईयर, बीए बीएड थर्ड ईयर प्लस में एमए फाइनल। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, कल हम जो हमने क्लास जहाँ पे छोड़ी थी उसके बारे में बात कर रहे थे। तो कल हम जो क्लास छोड़ी थी, कल हमने शुरू किया था भारत की नदियाँ। भारत की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे, और नदियों के अंदर हम मैंने कल आपको बताया था नदी किसे कहते हैं, बांध किसे कहते हैं, उसके बाद झील किसे कहते हैं, सहायक नदी किसे कहते हैं, मुख्य नदी किसे कहते हैं, आंतरिक प्रवाह की नदी किसे कहते हैं। ये मैंने सब कल का जो वीडियो था, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके इसके पीछे का जो वीडियो वो देखिए। आज जो हम बात कर रहे हैं, कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि भारत की नदियों को पढ़ने के लिए हम पूरे भारत का नदियों को पढ़ने के लिए हम एक जो नदियों को पढ़ते हैं उनको एक सिस्टम से पढ़ते हैं। तो मैंने कल आपको शुरू कराया था भारत की नदियाँ या अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र के बारे में बात चल रही थी, और मैंने बताया था भारत की नदियों को पढ़ने के लिए हमें मुख्य रूप से डिवाइडेशन जो किया था वो है, एक है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और एक है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। इसमें मैंने कल बताया था कि आपको दो प्रकार करने हैं। एक तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, और दूसरा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। देखिए हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ हैं उनका वे ऑफ तो अरब सागर या बंगाल की खाड़ी ही होगा। ठीक है ना, एक बात ध्यान रखना, हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ हैं उसको हम भारत की भौगोलिक बनावट के आधार पर हमने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, तो अरब जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है उससे जो नदियाँ निकलती है उसका जो है एक अरब सागर में गिर जाएगी, एक बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। हिमालय से निकलने वाली जो भी नदी है वो या तो अपना जल अरब सागर में डालेगी या अपने बंगाल की खाड़ी में डालेगी। लेकिन यहाँ हमने नदियों को पढ़ेंगे नदी तंत्र के सारे, जैसे हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र,
सिंधु नदी तंत्र। फिर हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, और जो हमारा लास्ट है वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, इनके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए सिंधु नदी तंत्र है, ये जो है ये बे ऑफ अरब सागर है, बे ऑफ अरब सागर, अरब सागर में। जबकि गंगा और ब्रह्मपुत्र है ये बंगाल की खाड़ी में है। इतना थोड़ा ध्यान रख लेना, कहीं आप ये मत समझिए कि अरब सागर का है कि बंगाल की खाड़ी का है, इसको थोड़ा ध्यान में ये रखना है। तो भारत की नदियों के बारे में हम पढ़ रहे थे। भारत की नदियां जो है दो प्रकार से हम अध्ययन कर रहे हैं आज, हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है तीन बड़े नदी तंत्र हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र जो अपना जल डालेगी वो अरब सागर में डालेगी। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं या उसकी सहायक जो नदियां हैं वो अपना जल डालेगी, वो बंगाल की खाड़ी में डालेगी। उसके बाद हम आज एक एक नदी तंत्र की बात करते हैं, एक एक नदी को बड़े ध्यान से पढ़ना है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आज, हेडिंग लगाइए बच्चों, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु और सिंधु की सहायक नदियाँ, सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों के बारे में आज हम बात करेंगे आज की क्लास में। और अगर टाइम बचा तो हम फिर गंगा नदी तंत्र के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। देखिए सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी खुद, सिंधु प्लस उसकी सहायक नदियां, सहायक जितनी भी नदियां हैं आ जाती है। सिंधु नदी तंत्र में क्या है कि सिंधु नदी प्लस उसकी जितनी भी सहायक नदी है वो सारी की सारी आ जाती है सिंधु नदी तंत्र में। और सिंधु नदी तंत्र एक पूरा बहुत बड़ा अपना कह सकते हैं, सिंधु का अपवाह जो क्षेत्र होता है उसका एक उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। तो हो बात करते हैं सिंधु और सिंधु की सहायक नदी। एक तो सिंधु खुद हो गई, एक तो सिंधु खुद हो गई। और अगर अपने नदियां पढ़ रहे हैं भारत की, तो भारत की दृष्टि से हम बात करते हैं कि भारत के अंदर 5 इसकी प्रमुख सहायक नदी है, 5 इसकी प्रमुख सहायक नदी है। कौन कौन सी देखिए, 5 प्रमुख सहायक नदी है हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आती है झेलम, फिर आती है चेनाब, फिर आती है रावी, फिर आती है ब्यास और फिर आती है सतलज। ये भारत के अंदर सिंधु और सिंधु की सहायक नदी, सिंधु और सिंधु की ये जो सहायक नदी है ये मिलकर भारत के अंदर एक सिंधु नदी तंत्र का निर्माण करती है। अब हम क्या करेंगे कि हम ये पढ़ेंगे कि पूरी एक एक कौन सी नदी का कहाँ उद्गम होता है, कितनी इसकी लंबाई है, कितना इसका क्षेत्र है, ठीक है, उसके बारे में अपने बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज सिंधु नदी के ऊपर। सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी। देखिए सिंधु नदी का उद्गम भारत से बाहर होता है, भारत से बाहर तिब्बत क्षेत्र है, तिब्बत क्षेत्र, ठीक है, तिब्बत क्षेत्र,
चाइना का, ठीक है, यहाँ से इसका उद्गम होता है और हम पूरा इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बना लेते हैं इसको। यहाँ से होता है, यहाँ से, यहाँ एक मानसरोवर झील है, मानसरोवर, मानसरोवर एक झील है, मानसरोवर सरोवर झील है। इस मानसरोवर झील से 3 नदियां उद्गमित होती है। एक तो सिंधु नदी, ठीक है, एक यहाँ आएगी सतलुज नदी, और एक है ये एक ही ग्लेशियर एक ही है, इसके तीनों भागों से 3 नदियां निकलती है। ये है ब्रह्मपुत्र नदी, और ये हमारी है सतलज नदी, और ये हमारी है सिंधु नदी, सिंधु नदी। तो देखिए सिंधु नदी का उद्गम जो होता है, सिंधु नदी का हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की, और सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो होता है सिंधु जो है तिब्बत में मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के चिमयांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। चिमयांगडुंग मानसरोवर झील है, यहाँ पर चिमयांग चिमयांगडुंग ग्लेशियर से, ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या होता है? एक बहुत बड़ा हिम का बहुत बड़ा जो भाग होता है उसे अपने ग्लेशियर कहते हैं, और हिम के पिघलने से नदी का जन्म होता है। तो एक चिमयांगडुंग एक ग्लेशियर है, इस चिमयांगडुंग ग्लेशियर से और मानसरोवर झील से क्या होता है? सिंधु नदी का उद्गम होता है। आगे बात करते हैं सिंधु नदी के उद्गम की। तो सिंधु नदी का उद्गम देखिए, सिंधु नदी का जो उद्गम होता है यह है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र है जो विश्व के विशालतम नदी तंत्रों में से एक है। इसके अंतर्गत मैंने बता दिया आपको कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है, ये सारी तो क्या है? भारत की है। इसके बाद जैसे जास्कर है, गोल्लम है, द्रास है, श्योक है, ये छोटी छोटी नदियां हैं, गिलगिट है, ये छोटी छोटी नदियां शामिल होती हैं। सिंधु नदी का उद्गम जो होता है, सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो मानसरोवर झील के निकट चिमयांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, चिमयांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, और निकलती है यह 2880। देखिए ये जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी जो यहाँ से निकलती है और 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कुल किलोमीटर 2880 किलोमीटर कुल लंबाई है इसकी, इस नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर लंबाई है। ये मानसरोवर झील से निकलती है, और मानसरोवर झील से निकलने के बाद ये तिब्बत में बहती हुई जम्मू कश्मीर के अंदर एंट्री करती है। भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में एंट्री करती है। जम्मू कश्मीर राज्य में आगे ये बहती हुई, यह इस नदी की एक विशेषता है, भारत का एकमात्र भारत के एकमात्र राज्य में बहती है। ठीक है, भारत के एकमात्र राज्य जम्मू एंड कश्मीर में बहती है। अब देखिए आगे ये जम्मू कश्मीर में बहती है, आगे ये बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद यह यहाँ जो है इसको आगे पार कर जाएगी। तो इसको पार करने के बाद यहाँ क्या आ गया? पाकिस्तान आ गया। तो आगे ये पाकिस्तान में जाएगी, और फिर पाकिस्तान में जाती जाती यहाँ नीचे जाएगी, और यह है कराची के पूर्व, यहाँ पर क्या है? कराची के पूर्व, ये कराची है, कराची का पूर्वी भाग है, और यहाँ ये जो नीचे आ जाएगा ये है अरब सागर। तो अरब सागर में विलीन हो जाती है। कराची के पूर्व अरब सागर में विलीन हो जाती है। भारत में इसकी कुल लंबाई है, इस नदी की भारत में कुल जो लंबाई है हम बात कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने अभी बताया 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर है।
65 लाख वर्ग किलोमीटर है। आगे हम बात करते हैं 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर है और 11.65 लाख इस पूरी सिंधु नदी का पूरा क्षेत्रफल कितना है 11 लाख, ठीक है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। इसमें से 3.20 लाख वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है वो भारत का आता है, माने भारत का आता है 3.20 लाख वर्ग किलोमीटर जो इसका जो है वो भारत में आता है। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु समझौते के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु समझौते के अंतर्गत भारत सिंधु व उसकी सहायक नदियां जैसे झेलम चिनाब के 20% जल का उपयोग कर सकता है। देखिए सिंधु और सिंधु की एक सहायक नदी है झेलम और सिंधु के 20% पानी 20% जल का भारत उपयोग कर सकता है, उसके बाकी जो शेष है वो पाकिस्तान उपयोग करेगा। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं। देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर कई नदियां हैं, ठीक है। एक यहाँ पर मिलेगी झेलम मिलेगी और फिर एक आएगी इसके बाद चेनाब और चेनाब के अंदर है रावी और व्यास मिल जाएगी यहाँ, ठीक है। यहाँ व्यास यहाँ मिलेगी, ये रावी यहाँ मिलेगी, चेनाब यहाँ मिलेगी और फिर ये यहाँ मिलेगी और उसके बाद ये यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले झेलम नदी है, इसके किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? श्रीनगर बसा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले सिंधु नदी के सारी ये बाईं ओर से मिलेगी नदियाँ। सिंधु नदी के बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में पंजाब की 5 नदियाँ आती है, सतलज, व्यास, चेनाब, रावी, झेलम, ठीक है। इसे किसे क्या कहते हैं? एक झेलम के बाद चिनाब के बाद में रावी के बाद में व्यास और सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, रावी, व्यास और सतलज, ये जो 5 नदियां हैं सिंधु की सहायक नदी है, इसे बोलते हैं पंचनद, ठीक है, पंचनद, ठीक है। और यहाँ जो बना है इन 5 नदियों के सहयोग से 5 नदियों की भूमि को क्या कहते हैं? पंजाब। क्या कहते हैं? पंजाब, ठीक है। पंज का अर्थ होता है 5, पंजाबी का शब्द है पंज प्लस आब से बना हुआ है, पंज प्लस आब से बना हुआ है पंजाब, ठीक है। तो पंजाब की जो 5 प्रमुख नदियां हैं तो वो पंज प्लस आब, ठीक है। ये झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये पंजाब की प्रमुख नदियां हैं, 5 नदियां हैं, तो इसलिए कहते हैं इसको पंजाब। सिंधु नदी हो गई। सिंधु नदी को आगे हम बात करते हैं। देखिए 5 नदियां मिलती है, ये मैंने बता दिया। 5 झेलम, पंचनद सबसे प्रमुख नदियां। ये 5 नदियां संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा में मिठानकोट के पास मिल जाती है। मैंने ये बताया था, यहाँ पर देखिए ये जो है मिठानकोट के पास, ये यहाँ पर मिठानकोट है, मिठानकोट पाकिस्तान में ये मिठानकोट, और ये जो नदी जा रही है इसका नाम है सतलज, ठीक है। ये जो मुख्य नदी है ये सतलज है, ठीक है, ये सतलज है, ठीक है। तो सतलज नदी जो है सिंधु में मिलती है, सतलज नदी जो है सिंधु में मिलती है। कहाँ? मिठानकोट में। और मिठानकोट से मिलने के बाद आगे जो बढ़ेगी वो सिंधु नदी होगी, और सिंधु कहाँ जाएगी? कराची के पास जाके कराची के पूर्व में यह अरब सागर में गिर जाती है। कराची के
पूर्व में यह अरब सागर में गिर जाएगी। तो कराची के पूर्व, कराची ही है, इसका पूर्वी भाग इधर है, तो कराची के पूर्व क्या होता है, यह अरब सागर में गिर जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए झेलम नदी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जैसे झेलम नदी। तो झेलम जो नदी है, झेलम नदी है, ये झेलम जो नदी है, झेलम नदी जो है ये, इसका जो उद्गम होता है पीर पंजाल श्रेणी से। झेलम नदी, एक लिख लेते हैं यहाँ पे इसको थोड़ा साफ। झेलम जो नदी है इसका जो उद्गम होता है वो पीर पंजाल श्रेणी के पास एक बेरी नाथ है, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी के पास एक बेरी नाग है, बेरी नाग, ठीक है। ये जो झेलम नदी है ये पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है, पीर पंजाल श्रेणी से, पीर पंजाल श्रेणी से, पीर पंजाल। झेलम के बारे में बता रहा हूँ, देखिए झेलम, झेलम जो नदी है ये पीर पंजाल श्रेणी, आपको बताया हिमालय का वर्गीकरण करवाया था, तो पीर पंजाल श्रेणी के पास एक बेरी नाग है, बेरी नाग है, और बेरी नाग के पास के समीप है, समीप एक शेष नाग है, शेष नाग, शेष नाग। तो शेष नाग से निकलती है, शेष नाग से यह नदी निकलती है, और शेष नाग झील से यह, ठीक है, शेष नाग के पास, शेष नाग से निकलती है, और इसी में जहाँ से निकलती है उसका नाम है वुल्लर झील, वुल्लर झील। आपको पता है वुल्लर झील कहाँ पर है, भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील कौन सी है, वुल्लर झील है। कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है, वो श्रीनगर के बिल्कुल पास में है। तो वुल्लर झील है, वुल्लर झील देखिए पीर पंजाल श्रेणी के पास बेरी नाग के समीप शेष नाग की वुल्लर झील से इसका उद्गम होता है। आगे देखिए, आगे बढ़कर, आगे चलकर ये मुजाफराबाद से मंगला तक भारत और पाक की सीमा बनाती है, ठीक है। आगे देखिए ये सीमा के सारे चलती है, ठीक है, भारत और पाक की सीमा के सारे चलेगी आगे, फिर यहाँ आके मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है। कुछ किलोमीटर ये भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है, और फिर आगे जाके, ठीक है, भारत और सीमा समांतर बहती है। कश्मीर की घाटी के अंतर्गत यह बारामूला तक झेलम नदी का नौगाम्य मार्ग है, और झेलम तथा रावी पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाते हैं, ठीक है। आगे झेलम और रावी, ठीक है, सॉरी यहाँ इसको इसके साथ मिलाना थोड़ा ऐसे, ठीक है, यहाँ, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो झेलम नदी है जो चिनाब में मिल जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं चिनाब में, पाकिस्तान में चिनाब, ठीक है, झेलम तथा रावी पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाते हैं। आगे हम बात करते हैं चिनाब नदी, ठीक है, चिनाब नदी, तो ये पाकिस्तान में मिल जाते हैं। आगे हम बात करते हैं चिनाब नदी, ये जो चिनाब नदी है उसके बारे में देखिए। चिनाब जो नदी है चिनाब जो नदी है वो सिंधु की सतलज के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है, भारत की। आगे हम बात करते हैं जिसमें आ गया चिनाब। चिनाब सिंधु की विशालतम सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। क्या कहलाती है? चंद्रभागा। और ये बाड़ालाचा दर्रे से निकलती है। बाड़ालाचा दर्रे के दोनों ओर एक चंद्र और भागा नदियों के रूप में बाहर आती है, ठीक है। रावी जो है उसका जो उद्गम होता है वो कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से होता है, ठीक है। चिनाब जो नदी है, क्या नाम है? चिनाब।
चिनाब जो नदी है ये 12 लाचा दर्रे से निकलती है, 12 लाचा दर्रे से निकलती है। चिनाब जो है वो 12 लाचा दर्रे से निकलती है, ठीक है। और जो रावी है, रावी जो है वो रोहतांग दर्रे से निकलता है, रोहतांग दर्रे से निकलती है। आगे हम बात करते हैं, देखिए रोहतांग दर्रे के समीप निकलती है, इसी के निकट व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है। इसकी घाटी में कुल्लू घाटी कहते हैं। सतलज व्यास की प्रमुख सहायक नदी है और कपूरथला के पास हरी के नामक स्थान से यह सतलज में मिल जाती है। सतलज जो नदी है वो मानसरोवर में, मैंने बताया था जहाँ से सिंधु नदी निकलती है वो मानसरोवर से निकलती है और यह मानसरोवर के समीप राक्षताल से निकलती है और शिपकली दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। बाद में ये भाखड़ा नागल जो बांध है वहाँ पर व्यास, जो इसमें व्यास नदी मिलती है और उसके ऊपर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। भाखड़ा नागल बांध के बाद देखिए भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है और भाखड़ा नागल बांध से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। तो हमने देखा है कि ठीक है, ये है हमारी मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील से ये हमारी नदी निकली थी और ये हमारी सिंधु नदी है और सिंधु नदी फिर ऐसे चली जाएगी और ये अरब सागर में, ये कराची है, कराची के पूर्व में गिर जाएगी, अरब सागर में गिर गई, ठीक है। आगे यहाँ से निकलती है झेलम नदी और झेलम नदी बहती है और इसके बाद ये ऐसे भारत की सीमा बनाती है और फिर यहाँ से निकलेगी चिनाव नदी और फिर यहाँ आएगी रावी नदी और फिर ये यहाँ मिलेगी, ठीक है। और फिर यहाँ से निकलेगी अपनी सिंधु नदी, ठीक है। और यहाँ से निकलेगी अपनी व्यास नदी और ये पंजाब में, ठीक है, ये व्यास है, व्यास नदी, ये सतलज है, ठीक है। ये यहाँ पर अपने हैं, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। इसके बाद ये सतलज है, ठीक है। सतलज जो है ये यहाँ आएगा और इसके बाद ये यहाँ आएगी, ठीक है। और इसके बाद ये यहाँ इसमें मिल जाएगी। ये जो नदी है वो सिंधु है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी, ठीक है। और ये जो है इसका नाम है चिनाव, चिनाव है। और ये जो नदी है ये है चिनाव, चिनाव नदी। ये नदी है रावी और ये नदी है झेलम, ये नदी है सिंधु। तो ये 5 नदियाँ थी, सिंधु, व्यास, रावी, चिनाव, झेलम, सिंधु को, ठीक है, सतलज, ये 5 नदियाँ थी। ये नदियाँ जो है ये पूरे का पूरा सिंधु अपने जम्मू कश्मीर से लेके पंजाब तक का जो ये पूरा एक मैदान है, इसे कहते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र का निर्माण होता है। तो देखिए सिंधु नदी तंत्र में मैंने आपको बताया है कि ये जो मुख्य नदियाँ हैं, जैसे सिंधु नदी है मानसरोवर झील से निकलती है तिब्बत से, इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। इसका जो संगम जो होता है वो अरब सागर में होता है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो सतलज, चिनाव, रावी, व्यास, झेलम, ठीक है। इसके बाद में सतलज जो नदी है ये मानसरोवर झील से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है और इसका जो संगम होता है, ठीक है, वो चिनाव नदी में होता है, व्यास स्थित सिबिस्सा, ठीक है, व्यास और इसकी क्या नदियां हैं। इसके बाद बात करते हैं रावी रोहतांग दर्रे से निकलती है, 720 किलोमीटर है और चिनाव नदी में अपना जल डालती है।
इसके बाद बात करते हैं व्यास। व्यास नदी है जो रोहतांग दर्रे से निकलती है और सतलज नदी में मिल जाती है। कुल लंबाई 625 किलोमीटर है। झेलम नदी है, ये शेषनाग झील से निकलती है पीर पंजाल श्रेणी से, और ये चिनाव नदी में अपना जल डालती है और 1180 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो आज हमने बात की है सिंधु नदी तंत्र की। क्या की है? सिंधु नदी तंत्र की, जो मैंने आपको साथ में अगर कोई जो भी चीज़ छूटी वो मैंने बता भी दी। और ये हमारा सिंधु नदी तंत्र है, ठीक है। तो ये सिंधु नदी तंत्र पूरा है। सिंधु नदी तंत्र के बाद में आगे हम बात करेंगे, ठीक है। सॉरी, ये सिंधु ये नहीं है, यहाँ सिंधु यहाँ लिखना था। ये सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु आगे ये भी सिंधु ही है, सिंधु। तो ये आज हमने सिंधु नदी तंत्र किया है, कल हम गंगा नदी तंत्र करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।